एवरीवन, वेलकम टू परचम। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज के एमसीक्यू सीरीज में कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू विंड प्रेशर बेल्ट्स। ओके, सो विंड एंड प्रेशर बेल्ट्स में क्या क्या कवर हो जाएगा? सारे प्लैनेटरी विंड्स, मॉनसूनल विंड्स जो कि सीजनल विंड्स होते हैं, एंड ऑल्सो द लोकल विंड्स। सो लोकल विंड्स जैसे सिरोको, लू, फोन, ये सारे लोकल विंड्स। ओके, सो ये पर्टिकुलर चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी चैप्टर के कंसेप्ट पे प्रेसिपिटेशन और वर्ल्ड की वेजिटेशन भी डिपेंडेंट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टॉपिक्स लाइक आईटीसीजेड, डोल ड्रम्स, हॉर्स लैटिट्यूड्स, ये सारे इसमें कवर होने वाले हैं। डिस्कशन को ध्यान से सुनना है। ओके, चलने से पहले आपको ये बता दूं कि हमारे एसएससी जनरल अवेयरनेस का टारगेट कोर्स जो है वो लॉन्च हो गया है। आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, सब कुछ। इसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ, सब कुछ मिलेगा। एंड काफी अच्छा कोर्स है जिसके थ्रू आप कोई भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आंसर कर सकते हो। इस नंबर पे आपको इंक्वायरी करनी है ताकि आप कोर्स को ऑप्ट कर पाए। बाकी कोई भी और चीज की क्वेरी हो तो पीडीएफ बैंक अगर कोई अलग से परचेज करना चाहते हैं उसके लिए भी ऑप्शन है हमारे परचम ऐप पे भी एंड perchumclasses.in पे भी। तो जितने भी यूट्यूब वीडियोस आप देख रहे हो सारे वीडियोस के पीडीएफ बैंक में पीडीएफ अवेलेबल है। मेरा अलग से भी एसएससी ज्योग्राफी का कोर्स अलग है, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आपको मजा आ रहा है मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ने में, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो इन द यूट्यूब, तो यू कैन ऑप्ट फॉर द ज्योग्राफी ऑल्सो। ओके, चलते हैं हमारे लेक्चर में। लेट्स बिगिन। So question number 1, which one of the following local winds is different from the other three? मतलब इन चारों में तीन एक जैसे हैं, एक अलग है। सो हमारा जो फोन है और खमसिन है एंड सिरोको है, ये सारे के सारे, एंड मिस्ट्राल, ये सब सारे के सारे क्या है? लोकल विंड्स। इनमें से कुछ लोकल विंड्स वार्म वाले हैं एंड कोई एक कोल्ड वाला है। ठीक है, तो कौन सा कोल्ड वाला है आपको बताना है। इसमें आंसर होगा मिस्ट्राल। ओके, जो अलग है। सो मिस्ट्राल की यहाँ से हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मिस्ट्राल इज द लोकल विंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। क्यों? इट इज अ स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड। सो बाकी जो तीन के नाम लिखे हुए थे वो हॉट विंड्स थे, वार्म विंड्स थे। ओके, यूजुअली ड्राई रीजन्स में पाए जाते हैं इन फ्रांस, कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सो ड्यूराना रिवर्स एंड रोन रिवर्स वैली में, मेडिटेरेनियन रीजन के अराउंड ये मिलते हैं फ्रांस में। याद रखना है आपको, फ्रांस से ये लोकल विंड रिलेटेड है। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लोकल विंड से। सो आराम से लेक्चर को देखना, नोट्स भी बना सकते हो, पीडीएफ बैंक से पीडीएफ भी ले सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ट्रेड विंड? सो ट्रेड विंड्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। These winds blow in 10 to 30 degree latitude in the northern and the southern hemisphere. Yes, ये करेक्ट है। ट्रेड विंड्स परमानेंट विंड्स हैं, प्लैनेटरी विंड्स हैं, जो हमेशा आपको इक्वेटर पे और 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास ही दिखेंगे। दीज विंड्स आर परमानेंट, अभी बताया। ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, प्रिवेलिंग विंड्स है दैट फ्लोज इन द अर्थ्स इक्वेटोरियल रीजन। यस, इक्वेटोरियल रीजन में ही विंड्स फ्लो करते हैं। इसका मतलब आंसर होगा बोथ 1 and 2। सो यहाँ से आप ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ सकते हो। सो दिस इज द ट्रेड विंड्स। These winds blow in 10 to 30 degree latitude, both northern and southern hemispheres. These are permanent east to west prevailing winds that flows in the Earth's equatorial region. These winds help ships travel west and they can also stir storms such as hurricanes too. So इस मैप में आप देखो कि जब इक्वेटर पे बहुत ज्यादा वार्मनेस हो जाती है तो सारे विंड्स क्या है? वर्टिकल मूवमेंट करते हैं, और वर्टिकल मूवमेंट करते हैं तो ये जो जोन बन जाता है डोल्ड्रम्स का, मतलब सारे विंड्स ऊपर चले गए, नीचे हो गया लो प्रेशर। यही विंड्स वेस्टर्लीज के चपेट में आके दोनों साइड में सब ट्रॉपिकल एयर प्रेशर बेल्ट पे गिरते हैं, और सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट पे गिरने के बाद इस तरह आते हैं। इनकी जो ये डायरेक्शन है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट। ओके, सो दैट इज वाई ये जो ट्रेड विंड्स है आप देख रहे हो इस तरीके से ब्लो करते हैं। सो इट इज डिफ्लेक्टेड towards the west in the northern hemisphere and also towards the west in the southern hemisphere. Okay, so these are the kind of trade winds. Now moving on to our next question, question number 3.
Which one of the following regions on the surface of the earth has horse latitude? So horse latitude कहाँ पर है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड. बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से हॉर्स लैटिट्यूड का क्वेश्चन जरूर आता है. सो यहाँ से आप देखोगे हॉर्स लैटिट्यूड्स आर द सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स of variable winds and columns that is between latitude 25 to 30. तो अभी आपने देखा ट्रेड विंड्स. सो ट्रेड विंड्स 10 से 30 पे ब्लो करते हैं. उसके ऊपर जो सब ट्रॉपिकल एयर प्रेशर बेल्ट है, विंड प्रेशर बेल्ट है, वहां पर आपका ब्लो करता है वेस्टर्लीज. ओके, और ये जो जोन है इसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड 25 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. दे कोइंसाइड विद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. अभी बताया. सो नॉर्थ में ये जो है एरिया ये आता है आपके हॉर्स लैटिट्यूड में, मतलब मेडिटेरेनियन सी के आसपास, देन आपके गल्फ के आसपास, ईरान, नॉर्दर्न इंडिया, चाइना, मंगोलिया, एंड देन यहाँ पे जापान के साउथ पार्ट में. दीज आर द हॉर्स लैटिट्यूड एरियाज. ओके, both northern and southern. Moving on to question number 4. So consider the following statements about roaring 40s. So 40 डिग्री आसपास के लैटिट्यूड में विंड की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं रोरिंग 40s. So they blow uninterrupted in the northern and the southern hemisphere. They blow constantly with great strength and consistency. देखो, अगर ये कॉन्स्टेंटली ब्लो करेंगे विदाउट एनी इंटरप्शन तो फिर ये नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे. ये कहाँ होंगे? सदर्न हेमिस्फीयर में. क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और सी का कॉन्ट्रास्ट बहुत कम है, इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. लेकिन नदर्न हेमिस्फीयर में ऑब्स्ट्रक्शन है, लैंड और सी का कॉन्ट्रास्ट है, तो इंटरप्शंस भी हो सकती है. तो ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, अनइंटरप्टेड ये नहीं है. ओके, सो दे ब्लो विद ग्रेट स्ट्रेंथ, ये करेक्ट है, इसीलिए इनका नाम है रोरिंग, मतलब शोर मचाते हैं बहुत ज्यादा. देयर डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट. ओके, सो नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट इस तरह की डायरेक्शन है इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ओवरकास्ट स्काईज, रेन एंड रॉ वेदर आर जनरली एसोसिएटेड विद देम. ठीक है, यस, रेन, ओवरकास्ट स्काईज, रॉ वेदर, क्योंकि इनका शोर मचाते हैं, बहुत हाई स्पीड विंड्स है, इनमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है. जनरली ये सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा कांस्टेंट है. ठीक है, तो आंसर 2, 3, 4 होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट अबाउट द रोरिंग 40s. ओके, सो यहाँ से हम रोरिंग 40s के बारे में पढ़ सकते हैं. सबसे पहले आप मैप पे देख लो कि सदर्न हेमिस्फीयर में ही रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्क्रीमिंग 60s, मतलब जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, हाई लैटिट्यूड्स पे जाते जाओगे इन द सदर्न हेमिस्फीयर, उस तरह विंड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी और विंड ज्यादा शोर मचाएगी. ओके, इसीलिए 40 डिग्री एल्टीट्यूड पे इसको रोरिंग नेचर बोला गया, 50 डिग्री पे फ्यूरियस बोला गया और 60 डिग्री पे एग्जैक्टली स्क्रीमिंग बोला गया, मतलब चिल्लाना, स्क्रीमिंग. तो रोरिंग 40s आर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स found in the southern hemisphere generally between 40 to 50 degree. The strong west to east air currents are caused by combination of air being displaced from equator towards the south pole and also the earth's rotation, and there are few land masses to serve as wind breaks. तो आप देखो लैंड मासेस भी प्रेजेंट है लेकिन बहुत कम. सो ये कुछ कुछ विंड ब्रेक जरूर देते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देते. The Roaring 40s were a major aid to ships sailing the route from Europe to East Indies. So ये है आपका यूरोप और ये है ईस्ट इंडीज. तो इंडोनेशिया का पुराना नाम है ईस्ट इंडीज. ओके, और ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग द एज ऑफ सेल एंड इन द मॉडर्न यूसेज ऑफ फेवर. सो ये विंड्स बहुत ज्यादा हेल्प करते थे डायरेक्शन बताने में पुराने सेलर्स को एंड ऑल्सो उनकी जर्नी में पुश देने के लिए, बिकॉज दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स. Now coming on to question number 5. As per Farrell's law. So Farrell's law क्या बोलता है? In the southern hemisphere, the north blowing winds are deflected eastward. Okay, so यही हमारा correct statement है. Actually southern hemisphere में जो winds north की तरफ blow कर रही है वो winds को deflect कर दिया जाता है eastward. Okay, ये deflection क्यों हो रहा है? Because of the Coriolis force. कोरियोलिस फोर्स क्यों जनरेट होती है? कोरियोलिस फोर्स इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रोटेशन. और ये किसने बताया था? फेरल ने अपनी लॉ में ये पर्टिकुलर चीज बताई थी. सो यहाँ से इस चीज को हम समझेंगे कि फेरल लॉ क्या है. देखो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है,
लेक्चर हम क्यों कर रहे हैं एमसीक्यू का, ताकि एमसीक्यूज का एक पैटर्न पता चल जाए कि डिफरेंट एग्जाम्स में कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ कंसेप्ट भी हमारा बिल्ड हो जाए. ओके, सो फेरल्स लॉ स्टेट्स दैट विंड इज डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब आप देखो, दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो विंड जब ऊपर हाई लैटिट्यूड्स पे ब्लो हो रही है तो उसको क्या कर देते हैं, राइट पे क्या कर देते हैं, डिफ्लेक्ट. और यही विंड्स जब ऊपर से आएगी तो इसको हम किस पे कर देंगे, लेफ्ट पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा. ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रोटेशन. अर्थ रोटेशन एक फोर्स को जनरेट करती है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है डिफ्लेक्शन. सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे अगर ऊपर हाई लैटिट्यूड्स पे जा रहे हो, विंड विल बी डिफ्लेक्टेड राइटवर्ड्स. इफ यू आर कमिंग टुवर्ड्स इक्वेटर, विंड विल बी डिफ्लेक्टेड लेफ्टवर्ड्स. ऐसा ही सीधा आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी मिलेगा. सदर्न हेमिस्फीयर में भी आप हाई लैटिट्यूड पे जा रहे हो तो ईस्ट में, और अगर लो लैटिट्यूड की तरफ जा रहे हो तो वेस्ट में. ठीक है, सो यहाँ पे ये सारी डिस्कशन लिखी हुई है. द कोरियोलिस फोर्स इज एन इनिशियल फोर्स दैट acts on an object that are in the motion relative to the rotating reference frame. So जैसे rotating होगा उसी तरीके से. Okay, moving on to question number 6. So what is the effect of Chinook winds in the central plains of the USA? Okay, so Chinook winds है क्या? Chinook winds actually warm winds है. तो central plains of USA में ये warm winds क्या करती है, temperature of the winter को rise कर देती है. अगर warm winds है तो ये local winds ना यहाँ पे generate होती है, और क्योंकि वहाँ पे सर्दियों का सीजन होता है विंटर में, तो विंटर में ये थोड़ा सा टेम्परेचर को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, मतलब वार्मथ ले आती है. शिनुक का ये काम है. यहाँ से आप शिनुक के बारे में पढ़ सकते हो. सो इन द कोल्ड विंटर मंथ्स ऑफ रीजन्स ईस्ट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स. सो अगर ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, सो रॉकी माउंटेन्स आर लोकेटेड हियर. सो ये बोल रहे हैं ईस्ट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स, मतलब सेंट्रल प्लेन्स ऑफ अमेरिका. सो रॉकी माउंटेन्स के ईस्ट में स्ट्रॉन्ग ड्राई वार्म विंड्स. सो वार्म विंड्स है इसीलिए टेम्परेचर को क्या करती है, इंक्रीज करती है. ब्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स अक्रॉस द लैंड. दीज विंड्स नोन एज Chinook winds can bring quick temperature changes. ठीक है, क्विक टेम्परेचर चेंजेस. वार्म है, और कोई भी विंड अगर वार्म होती है तो वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है, और जैसे ही एक्सपैंड करती है उनमें मॉइस्चर जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट होने की जगह जो है वो इंक्रीज हो जाती है. तो ऐसे विंड्स थोड़ा सा रेनफॉल भी ला सकते हैं बिकॉज दीज आर मॉइस्चर वाले विंड्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. द प्लैनेटरी विंड्स that blow from subtropical high pressure belt to the equator are known as. अच्छा, subtropical से equator की तरफ आ रही है तो subtropical का latitude क्या है, अराउंड 35 डिग्री. 35 डिग्री से अगर इक्वेटर की तरफ आ रही है तो कौन सी विंड्स है, वो विंड्स है ट्रेड विंड्स. ओके, वो विंड्स है ट्रेड विंड्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, अभी इस डायग्राम को हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था. अगर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर विंड से कोई विंड आ रही है इक्वेटर की तरफ तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं, है ना. ओके, सो यहाँ से आप इसकी डिस्कशन को भी पढ़ सकते हो. ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाईज, मतलब हॉर्स लैटिट्यूड से कहाँ आ रही है, ITCZ की तरफ, मतलब इक्वेटर की तरफ. ट्रेड विंड्स हैव बीन यूज्ड बाय सेलर्स फॉर सेंचुरीज. क्यों, sailors traveling from Europe or Africa used the trade winds to travel to North or South America. Just like airplanes can use the wind boost from the jet stream to shorten a journey flying east, sailors can use the trade winds to shorten a sea journey when sailing west. क्योंकि ये ट्रेड विंड्स जिस तरफ बहते हैं, अगर उसी तरफ आप भी अपने शिप का या बोट का रुख कर लो तो आपको इन हवाओं से, इन विंड से एक एक्स्ट्रा पुश मिलेगी, तो स्पीड में भी बढ़ोतरी होती है और डायरेक्शन में भी इसमें मदद मिलती है. इसलिए पुराने दिनों में इसको सेलर्स इस विंड्स को यूज करते थे. जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब जेट प्लेन्स उड़ा करते थे तब उन्होंने जेट स्ट्रीम्स को डिस्कवर किया था. और जेट स्ट्रीम्स क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं तो जापान से आने और जाने के लिए आपको जेट स्ट्रीम्स वर्ल्ड में यूज किया जा रहा था, क्योंकि जेट स्ट्रीम से वो जो प्लेन्स की स्पीड है वो बढ़ रही थी. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. लैंड एंड सी ब्रीजेस अकर ड्यू टू. तो देखो, लैंड यहाँ पर है, सी यहाँ पर है. लैंड का टेम्परेचर अलग होता है, सी का भी टेम्परेचर अलग होता है. क्यों, क्योंकि सी को
वार्म होने में काफी टाइम लगता है, लेकिन वो वार्म होने के बाद काफी देर तक हीट को एब्जॉर्ब करके रख सकती है। लेकिन लैंड पुअर कनेक्टिविटी ऑफ हीट रखता है, लैंड जल्दी हीट अप हो जाता है और तुरंत हीट लॉस भी कर देता है। इसकी वजह से इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से लो प्रेशर और हाई प्रेशर भी अलग अलग होगा, प्रेशर डिफरेंस भी होगा, और बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज चलते हैं। देखो, जब लो प्रेशर सी पे होगा एंड हाई प्रेशर लैंड पे, तब लैंड की तरफ से सी पे विंड आएगा तो हम उसको लैंड ब्रीज बोलेंगे। जब कंडीशन उल्टी हो जाएगी, हाई प्रेशर सी पे होगा एंड लो प्रेशर लैंड पे होगा, तब आपका सी ब्रीज ब्लो करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये जो प्रोसेस है एक दूसरे के विंड्स का इधर उधर जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। ओके, कन्वेक्शन क्या होता है? अपर मूवमेंट को कन्वेक्शन बोलते हैं। रेडिएशन मतलब सन की रेडिएशन का आना या अर्थ की रेडिएशन का बाहर जाना, और टाइड्स तो रिलेटेड टू ओशन से, इसीलिए आंसर इज योर कंडक्शन। सो वो सेम चीज जो डिस्कशन अभी हमने की, वो डिस्कशन आप यहाँ से देख सकते हो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन ऑल्सो बाय द पीडीएफ बैंक। Okay, moving on to question number 9. So the seasonal reversal of winds in the typical characteristics of, देखो इंडिया की अगर बात करोगे, if you talk about India, so हमारी विंड की जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, मतलब साउथ वेस्ट से ये विंड आ रही है, एंड ये कब आती है? समर में। ओके, दिस इज इन द समर सीजन। यही विंड्स का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्टर्ली हो जाता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से आती है कब? विंटर के मंथ्स में। तो एक सीजनल रिवर्सल देखने के लिए मिलता है, और ये कब मिलता है? मॉनसून क्लाइमेट में मिलता है। ओके, सो मॉनसून क्लाइमेट में आपको प्रॉपर सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड दिखेगा, और ये विंड्स मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स को भी इफेक्ट करती है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि कौन से ओशन के विंड्स को मॉनसून विंड्स क्या करती है? ओशन करंट्स को डायरेक्शन चेंज करती है। कौन से ओशन में ये फिनोमिना देखा जाता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ओके, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखो, बी तो पक्का करेक्टली मैच है, हम पढ़ चुके हैं। शिनूक सेंट्रल अमेरिका में चलती है, यूएसए में। देन ब्लिजर्ड, ये गलत है। ब्लिजर्ड एक्चुअली चलती है कहाँ? कनाडा में। ये बहुत ठंडी विंड्स होती है, वेरी कोल्ड विंड्स, और ये कनाडा में मिलती है, चिले में नहीं। चिले कहाँ है? इन द साउथ अमेरिका। ओके, बाकी करेक्ट है नॉर्थ वेस्टर्स इंडिया में, जिसको आप काल बैसाखी भी बोलते हो, एंड सिरोको इज इन सिसिली। तो सिरोको विंड सहारा डेजर्ट से चलती है एंड इट गोज अप टू इटली क्रॉसिंग द मेडिटेरेनियन सी, सो सिसिली नाम है। ओके, सो यहाँ से कुछ लोकल विंड्स आप देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट मैप, इसको पीडीएफ बैंक में जरूर लेना, क्योंकि यहाँ सारे आपके लोकल विंड्स मेंशन्ड है। तो देखो, नॉर्थ ईस्टर या ब्लिजर्ड आपकी कहाँ दिख रही है? आपको कनाडा में। फिर शिनूक भी आपको सेंट्रल प्लेन्स में दिखती है, रॉकी माउंटेन्स के ईस्ट में। यहाँ पे नॉर्टे दिख रही है। अगर आप अफ्रीका की बात करते हो तो सिरोको, खमसिन, हरबैटन, हबूब, ये सारे लोकल विंड्स है। यूरोप की बात करते हो तो मिस्ट्राल, बोरा बोरा, फोन, हेल्म, ये इंपॉर्टेंट विंड्स है। देन अगर यहाँ चाइना और मंगोलिया की बात करते हो तो कैराबुरान या बुरान, एंड देन साउदर्ली। सो ये सारी लोकल विंड्स। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया पाकिस्तान, तो यहाँ पे भी एक लोकल विंड्स चलती है, लू, जो समर सीजन में चलती है ना, वार्म विंड्स है वो। सो दीज आर सम ऑफ द लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जरूर याद रखना है आपको, लोकल कंडीशन से ये विंड्स जनरेट होती है। Moving on to question number 11, a hot local wind blowing in Sahara Desert. अभी दिखाया था मैंने सहारा डेजर्ट, कौन सा? यहाँ पर आंसर होगा हरमैटन। ओके, सो हरमैटन इज योर आंसर। तो एज यू कैन सी, हरमैटन, खमसिन, सिरोको, कोई भी आता तो आप सहारा डेजर्ट बोल सकते थे, क्योंकि ये पूरा एरिया ही सहारा डेजर्ट पे। यहाँ से आप हरमैटन के बारे में पढ़ सकते हो, वेस्ट अफ्रीकन ट्रेड विंड है, और दिस नॉर्थ ईस्टर्ली विंड ब्लोज फ्रॉम सहारा डेजर्ट इनटू द गल्फ ऑफ गिनिया। सो ये है आपका गल्फ ऑफ गिनिया, और ये एरिया है सहारा डेजर्ट का। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट दैन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे लैंड और सी का कॉन्ट्रास्ट बहुत कम है, जिसकी वजह से जो भी चीज वहां डेवलप होती है उसकी कंसिस्टेंसी और कांस्टेंट ज्यादा होता है ना।
So first statement, southern hemisphere has less land mass as compared to northern hemisphere. तो ये statement तो पक्का correct है. Next, Coriolis force is higher in southern hemisphere as compared to northern hemisphere. ऐसी कोई भी बात नहीं है. क्यों? Coriolis force का land या sea के contrast से कोई लेना देना नहीं है. क्यों? Coriolis force की generation का कारण क्या है? Rotation of the earth. रोटेशन का जो इफेक्ट नदर्न हेमिस्फीयर में है वही इफेक्ट सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, इसीलिए कोरियोलिस फोर्स बराबर है इन बोथ नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो आंसर विल बी वन ओनली. ओके, वन ओनली इज योर आंसर. यहाँ से आप इस डिस्कशन को पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो. देखो कोरियोलिस फोर्स के बारे में भी लिखा है मैंने और लैंड एंड सी के कॉन्ट्रास्ट के बारे में भी लिख दिया. यू कैन मेक नोट्स और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. मूविंग ऑन टू द next question number 13. So question number 13 is phone is a local wind of. देखो अभी मैंने दिखाया था आपको यूरोप में है फोन, है ना. अगर आपको यूरोप भी याद रहता है, कोरिया एशिया में है, चाइना एशिया में है, स्विट्जरलैंड यूरोप में है, जापान इज अगेन इन एशिया. तो आंसर क्या हो जाता है? स्विट्जरलैंड. तो स्विट्जरलैंड आपका आंसर हो जाएगा फोन. फोन इज अ लोकल विंड. अगेन द सेम मैप. अगर सेम मैप पे याद नहीं है तो इस तरह देखो, ये यूरोप के लोकल विंड्स है, मिस्ट्राल, हेम, बोरा, फोन एंड लीवेंट. दिख रहा है? सो फोन आपको स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया में मिलेगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉज्ड बाय. डिफ्लेक्शन क्यों कॉज होता है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से. एंड कोरियोलिस फोर्स क्यों जनरेट होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से. सो आंसर क्या होगा? ए, रोटेशन ऑफ द अर्थ. अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं दिया हुआ है आंसर ऑप्शंस में तो रोटेशन ऑफ द अर्थ दिया हुआ रहेगा. यहां से आप पूरे कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ सकते हो. सेम थिंग हैज बीन रिटन जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी बताया कि किस तरह कोरियोलिस फोर्स जनरेट होते हैं और किस तरह वो डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स करते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. The vertical movement of air is termed as. देखो गैसेस होते हैं, है ना. गैसेस का मिक्सचर होता है, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन सब कुछ होता है. ये गैसेस जब हॉरिजॉन्टली ब्लो करते हैं तो इनको हम बोलते हैं विंड. ओके, यही गैसेस अगर स्टैग्नेंट खड़े हैं कहीं, इनमें ब्लोइंगनेस बहुत कम है, तो हम इनको बोलते हैं एयर मास. ओके, और यही गैसेस अगर वर्टिकल मूवमेंट लेते हैं, मतलब सरफेस ऑफ द एयर से ऑल्टीट्यूडिनली चलते हैं ऊपर, तो हम इनको बोलते हैं एयर करंट. ओके, सो याद रखना है, इस तरह गैसेस की मूवमेंट को हम चेक करते हैं. सो यहां से आप इसके बारे में पढ़ सकते हो. टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से या टर्बुलेंस की वजह से, किस तरीके की वजह से ये राइज होते हैं, इनका रीजन लिखा है. यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर. ओके, क्वेश्चन नंबर 16. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ट्रेड विंड्स. तो अब तो आपको काफी चीजें ट्रेड विंड्स के बारे में पता चल गया इस लेक्चर से. विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एरियाज टू द पोलर लो प्रेशर बेल्ट. देखो ट्रेड विंड्स आपको मालूम है कहां से कहां तक चलती है, 10 डिग्री से 30 डिग्री, और पोलर कहाँ है, 60 डिग्री 70 डिग्री के ऊपर. तो ये स्टेटमेंट पूरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग. दे फ्लो एज द नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर. उल्टा लिखा हुआ है. Okay, so both the statements are wrong. So answer will be neither one nor two. किस तरह, यहां से आप समझ सकते हो इस चीज को कैसे ट्रेड winds. So winds blowing from subtropical high pressure belt to the equatorial low pressure belt is known as trade winds. As a result, they are only found near the 30 degree south and 30 degree north latitudes. They flow as the northeastern trades in the northern hemisphere. So जिस साइड से विंड आती है ना, उस विंड का नाम उसी साइड पे होता है. अगर विंड का नाम वेस्टर्ली है तो मतलब वो वेस्ट से आ रही है. अगर विंड का नाम नॉर्थ ईस्टर्ली है मतलब वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है. तो आपको मैंने बताया था कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड ऐसे ट्राई करती है चलने की तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है. इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्टर्न इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. सो उल्टा स्टेटमेंट लिखा हुआ था. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. So doldrums are characterized by. So doldrums क्या होते हैं, जहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा लो होता है. So doldrum एरियाज कौन से हैं? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. मतलब ITCZ मतलब वो वाली पोजीशन जहां पे
सन की रेज वर्टिकल हो, और वर्टिकल होने की वजह से वो एरिया इतना ज्यादा वार्म अप हो जाए कि उसके सरफेस विंड्स वार्म अप होके कहाँ चले जाते हैं, ऊपर, और नीचे कैसा हो जाता है, लो प्रेशर. सो यूनिफॉर्म लो प्रेशर विल बी द आंसर. डोलड्रम्स का कैरेक्टरिस्टिक है. यहाँ से आप डोलड्रम्स के बारे में पढ़ सकते हो, जो मैंने समझाया. ITCZ एरियाज में आपको डोलड्रम्स मिलेंगे, मतलब लो प्रेशर एरियाज, और ज्यादातर आप समझते हैं इसको इक्वेटर एरिया से. लेकिन ITCZ शिफ्ट भी होता है, क्योंकि सन की पोजीशन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ के बीच में घूमती है. प्रिसाइसली बोलूं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सन की पोजीशन होती है. मतलब जो वर्टिकल रेज है वो आते हैं, इसके ऊपर हाई लैटिट्यूड्स में नहीं जाते. सो दैट मीन्स ITCZ की जो पोजीशन है वो माइग्रेट होती रहती है. तो जहां पे भी ITCZ की पोजीशन होगी वहीं पे आपको डोलड्रम्स नजर आए. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. सो अ बैंड ऑफ विंड कॉल्ड जेट स्ट्रीम. थोड़ी देर पहले हम जेट स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह ये बहुत ऊंचा, ऑल्टीट्यूडनली बहुत ऊपर बहती है, और इसने एरोप्लेन्स का साथ दिया था फ्रॉम मूविंग ऑन टू वन लोकेशन. ठीक है, सो अगर ये बहुत ऊपर है, सो अपर ट्रोपोस्फियर में ये बहती है, एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज वेस्ट टू ईस्ट. जेट स्ट्रीम्स, यहाँ से आप जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ सकते हो. जो भी मैंने समझाया वही है. विंटर सीजन में ये जेट स्ट्रीम्स थोड़े से ज्यादा प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अदरवाइज ये आपको पूरे साल जेट स्ट्रीम्स मिलेंगे. जिस तरह ITCZ की पोजीशन मूव करती है इन द टॉरिड एरिया, उसी तरह जेट स्ट्रीम्स की भी पोजीशन अप एंड डाउन लैटिट्यूडनली मूव करती है, लेकिन हाइट इनकी सेम रहती है. ओके, सो हाइट इसका बहुत ऊपर रहेगा अपर ट्रोपोस्फियर में. अगर आप मेरा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वाला MCQ सीरीज देख चुके हो तो आपको बहुत इजी होगा ये सब समझना, क्योंकि देखो दिस चैप्टर इज प्रेशर बेल्ट. अब प्रेशर बेल्ट के लिए आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, इनके बेसिक्स पता होने चाहिए. इनके बेसिक्स को कराने के लिए मैंने MCQ सीरीज इन पे पहले ही करवा दी है, इसलिए ये चैप्टर बाद में आए हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर प्लेलिस्ट में इनके MCQs जाके देखो, हमने बहुत वाइडली इसको डिस्कस किया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. Which one among the following is not a factor that affects direction of wind? So direction of wind, friction. Yes, friction direction देता है wind को. अगर दो winds में friction हो रही है तो जो wind ज्यादा constant होगी या ज्यादा strong होगी वो overpower करती है. Pressure gradient तो obviously winds blow from high pressure to low pressure areas, so वो direction मिलेगा. Coriolis effect, obviously winds किसी भी direction में move कर रही हो उनको डिफ्लेक्शन बहुत बार होता है. सो कौन सा इफेक्ट नहीं करता, मैग्नेटिज्म. सो मैग्नेटिज्म डायरेक्शन तय नहीं करता. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. सो द विंड इज डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम इट्स नॉर्मल कोर्स. ठीक है, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. यस, देखो अर्थ की रोटेशन है इसीलिए ये चीज हो रही है. इसका मतलब क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आते हैं. स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है. तो हर टाइप का हमें आंसर करना आना चाहिए. सो यहाँ से यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन रीड अबाउट इट. सेम इज रिटन, जो भी डिफ्लेक्शन के बारे में मैंने बताया वो ही लिखा हुआ है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. द वेलोसिटी ऑफ विंड इज गवर्न्ड बाय. देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब एक तरीके का स्पीड. अगर हाई प्रेशर एरियाज एंड लो प्रेशर एरियाज आसपास हुए ना तो स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो प्रेशर के ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है कि स्पीड कितनी है. ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट विल डिसाइड द वेलोसिटी. बाकी क्या डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन डिसाइड करते हैं या डिफ्लेक्शन डिसाइड करते हैं. टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि विंड एयर करंट बन के जाएगा या हॉरिजॉन्टल फ्लो करेगा. लेकिन प्रेशर ग्रेडियंट डिसाइड करती है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा. नेक्स्ट इज 22. Which one of the following is called the northeaster? So आंसर ऑलरेडी मार्क्ड है, शायद गलती से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया होगा या हटाया नहीं होगा हाईलाइट. सो कोल्ड एंड फास्ट ब्लोइंग winds in the northern hemisphere
that move from subpolar to polar. So subpolar latitude मतलब around 60-70 डिग्री 70 डिग्री मान लो, एंड 70 से लेकर 90 तक आप जब जाती हो तो यू आर मूविंग फ्रॉम सब पोलर टू पोलर, और वहां पे विंड्स को बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर. क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्टर. यहाँ से यू कैन स्टडी अबाउट द नॉर्थ ईस्टर. द पोलर ईस्टर्लीज आर द ड्राई cold prevailing winds that blow from high pressure areas to the polar highs at the north and south poles towards the low pressure areas with the westerlies at the high latitude. इनके पास भी कोरियोलिस इफेक्ट है और ये भी डिफ्लेक्ट होते हैं. Moving on to question number 23. Which of the following wind is blowing from the Mediterranean Sea to the northwestern parts of India? अब देखो, जितने भी जब हम विंड्स पढ़ रहे हैं, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ रॉकी माउंटेन, अगर आपको एटलस कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप बहुत मुश्किल होगी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में या समझने में भी. वर्ल्ड मैप को अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयार कीजिए, एटलस यूज कीजिए वाइल स्टडिंग ज्योग्राफी, एंड देन जब आप लोकेशन से बहुत ज़्यादा ठीक मतलब कंफर्टेबल हो जाएंगे तो ज़्यादा आसानी से यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, है ना. सो मेडिटेरेनियन से जब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कोई विंड जाती है, और ये कब जाती है पता है? विंटर सीजन में. और जब ये विंड आती है तो हिमालयाज इनको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं, और रोकने की वजह से कंडेंसेशन की वजह से बारिश होती है और स्नोफॉल भी, जो विंटर में एक्सपीरियंस होता है इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. सो इसको आप बोलते हो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. सो जनरली ये जनवरी मंथ में होता है इन इंडिया, और ये व्हीट कल्टीवेशन को काफी फायदा देता है ये विंड. सो देखो, मेडिटेरेनियन सी से ये विंड्स आती है, इट क्रॉसेस द अरारट माउंटेन्स एंड देन एंटर्स इनटू द ईरान एरिया, क्रॉसेस अफगानिस्तान एंड एंटर्स इनटू द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हियर, और यहाँ पे प्रेजेंट है आपके हिमालयाज. सो ये हिमालयाज इस विंड्स को आगे नहीं जाने देते और पूरी रेनफॉल और स्नोफॉल होती है. सो आप नॉर्दर्न प्लेन्स पे इस सीजन में रेनफॉल देखोगे, और जो हाई लैंड्स है वहां पे इस सीजन में इस विंड्स के थ्रू स्नोफॉल भी होगा. सो ये दोनों चीज आप देख पाओगे. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24. द हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन नियर द अर्थ सरफेस. सो हॉरिजॉन्टल जो सर्कुलेशन हो रही है विंड की इधर से उधर, वो क्यों हो रही है? प्रेशर ग्रेडियंट, ऑब्वियसली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड ही ब्लो करती है. फ्रिक्शनल फोर्स, ऑब्वियसली फ्रिक्शन से डायरेक्शन मिलता है. कोरियोलिस फोर्स, यस, कोरियोलिस फोर्स उसको क्या करती है? डिफ्लेक्ट करती है. सो तीनों ही करेक्ट है, ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट. तो विंड की सर्कुलेशन को ये तीनों मिलके पॉसिबल बनाते. अगर विंड शब्द यूज हुआ है इसका मतलब ही क्या है? कि वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है. अगर वो वर्टिकल मूव कर रही होती तो हम उसको विंड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एयर करंट, कन्वेक्शनल करंट. 25. The southeast trade winds are attracted towards the Indian subcontinent in the rainy season due to. Okay, क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? Obviously क्योंकि प्रेशर लो होगा. तो the development of cyclones over the equator, the presence of low atmospheric pressure, ये आंसर होगा. The presence of low atmospheric pressure over northwest India. देखो, कोई भी विंड अगर कहीं अट्रैक्ट हो रही है, वो इसलिए अट्रैक्ट हो रही है क्योंकि जहां वो अट्रैक्ट हो रही है वहां लो प्रेशर है. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, इसीलिए विंड्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया. ओके, यहाँ से आप हाई प्रेशर, लो प्रेशर और किस तरह विंड्स ट्रैवल करती है, यू कैन टेक अ लुक और यू कैन रीड एंड यू कैन अंडरस्टैंड. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत बार डिस्कस कर दिया इस लेक्चर में, सेम चीज लिखी हुई है. ओके, सो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से इंटर रिलेटेड. स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय. तो स्पीड हम किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, थर्मोमीटर. देखो, थर्मोमीटर से यू मेजर टेम्परेचर, है ना. बैरोमीटर से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हो, एंड हाइग्रोमीटर से आप वाटर वेपर का कंटेंट, मतलब आप मॉइस्चर का कंटेंट मेजर करते हो. तो क्या बचा? एनीमोमीटर. सो क्वेश्चन बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर किसी पे भी आ सकता है. दिस आंसर इज एनीमोमीटर. ओके, एनीमोमीटर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया. इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट एनीमोमीटर यू कैन रीड फ्रॉम हियर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27. ओके, so some large lakes in the temperate latitude. so temperate latitude का मतलब 40 डिग्री से 50 डिग्री latitudes को temperate बोलते हैं, both in the northern and the southern hemisphere.
So some large lakes in temperate latitudes have a moderating influence upon the climate of adjacent land surface. Such an influence may develop when, okay, देखो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस क्यों होती है? अगर कोई वाटर बॉडी किसी लैंड के आसपास सिचुएटेड है, फॉर एग्जांपल दिस इज द वाटर बॉडी एंड दिस इज द लैंड, ओके। अब मैंने आपको पहले भी बताया वाटर बॉडी और लैंड की जो हीट एब्जॉर्प्शन और हीट को रखने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से उसमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो इनमें प्रेशर का भी डिफरेंस आता है, और प्रेशर डिफरेंस होता है तो फिर ये एक दूसरे की टेरिटरी में एंटर होने की कोशिश करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। सो तब तक ब्लो करती है जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो इसमें से जो मोर करेक्ट आंसर है दैट इज प्रिवेलिंग आउट ब्लोइंग विंड्स क्रॉस द लेक इन वाटर, दिस विल बी द आंसर। इनलैंड ड्रेनेज या शैलो वाटर या द लेक इज हाई अबव सी लेवल, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? ब्लोइंग ऑफ द विंड से। वो ब्लो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर दोनों में अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकिंग 60s? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और हमने ये भी पढ़ा था कि रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s, श्रिंकिंग 60s, ये सब क्या है? दीज आर वेस्टर्ली विंड्स। They are more prevailing and more constant in the southern hemisphere because southern hemisphere में land और sea का contrast बहुत कम है। Okay. So this is the map जहाँ से आपको याद दिला दूं कि हमने ये चीज सीखी थी, क्योंकि लैंड और सी का कॉन्ट्रास्ट बहुत कम है। कंटिन्यूअस सी सरफेस आपको दिखाई देगा, वाटर सरफेस दिखाई देगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 में इन द साउथ अटलांटिक, मतलब दिस इज द अटलांटिक ओशन, तो हम साउथ अटलांटिक की बात कर रहे हैं, एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक। सो दिस इज द पैसिफिक ओशन। तो ये ईस्टर्न साइड और ये वेस्टर्न साइड है, ये ईस्ट नहीं है, ये ईस्टर्न साइड है, ये पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न साइड है, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन। इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स साइक्लोन डज नॉट ओरिजिन, व्हाट इज द रीजन? तो इन ओशंस में साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं होते हैं। रीजन क्या है? सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर्स, कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक, एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोस रीजन्स। देखो, सबसे पहले आप ये जानो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के होने के लिए क्या चाहिए, क्या मतलब क्या रिक्वायरमेंट है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो? वास्ट सी सरफेस होना चाहिए, जो कि दोनों के पास है, तो पहला रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वार्मथनेस होनी चाहिए, मतलब सी सरफेस बहुत ज्यादा वार्म हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड तीसरा है कि ये जो सप्लाई है मॉइस्चर का, ये रुकना नहीं चाहिए। तो सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो, ठीक है, लो होगी तो ये साइक्लोन जनरेट नहीं होगा, हो सकता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन सेल्डम अकर्स, इन एरियाज में आईटीसीज ठीक से अकर नहीं हो पाते। कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक, कोरियोलिस फोर्स का ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में कोई काम नहीं है। एब्सेंस ऑफ लैंड इन दिस रीजन्स, लैंड का भी ट्रॉपिकल साइक्लोन को जनरेट करने का कोई काम नहीं है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन या फिर सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो, ये दोनों हो सकता है। देखो इसमें आंसर होगा सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो। मैं आपको बताती हूँ क्यों। इन एरियाज में आपको कोल्ड करंट मिलेंगे, और कोल्ड करंट्स क्या कर देते हैं? सरफेस को कंपैरेटिवली कूलर बना देते हैं। सो ओशन करंट्स अगर आप समझते हैं तो इस एरिया में चल रहा है पेरू करंट, जिसको हम बोलते हैं हम्बोल्ट करंट, और इस एरिया में चल रहा है फाकलैंड करंट, ओके। एंड देन इस एरिया में भी यू आर हैविंग द करंट विच इज फ्लोइंग इन द अफ्रीकन कोस्ट, है ना। सो इन करंट्स के वजह से ये सी का टेम्परेचर क्या होता है? लो। ए विल बी द answer. Okay. Last question for this lecture, question number 30. In May, June each year, the monsoon winds approach the southern tip of India. So this is southern tip. Monsoon winds कैसे आती है? ऐसे आती है. So कौन सी डायरेक्शन से आती है? साउथ वेस्ट। ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन से सदर्न टिप ऑफ इंडिया केरला कोस्ट पे मॉनसून हिट करती है। द ऑफिशियल डेट इज 1 जून। सो यहाँ से भी आप इस चीज को देख सकते हो, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये जो विंड्स हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ओके। सो एक्चुअली इनका डायरेक्शन इक्वेटर के नीचे ऐसा होता है, एंड
जैसे ये ऊपर की तरफ आती है तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, डिफ्लेक्ट होके दे एक्चुअली गेट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया, एंड वेस्टर्न घाट्स में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इनका कंडेंसेशन होता है, एंड क्लाउड्स फॉर्मेशन की वजह से ये पूरे एरिया में रेनफॉल, और आगे जाके भी हिमालयस पे ये विंड्स टकराती है और पूरे इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश होती है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट. आई होप आपको ट्रेड विंड्स, हॉर्स लैटिट्यूड्स, Coriolis effect, deflection because of Coriolis effect, local winds, seasonal monsoon winds reversal, इन सब के बारे में थोड़ा सा पता चल गया होगा. Read well if you have any doubt. Before putting any doubt, listen to the discussion for about 2-3 times. If you still have doubt, then you write in the comment section. You are always welcome. ठीक है? You're always welcome to ask anything. I will be there to solve it. Okay? Thank you so much and take care.